बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स हाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी दो तीन इंपॉर्टेंट है, वो मैं वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आपको पढ़ाता जाता हूँ आपको समझा दूंगा। अच्छा, वर्ड माइटोकॉन्ड्रिया दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ है। माइटो मीन थ्रेड, यानी कि थ्रेड लाइक, और कॉन्ड्रिया मीन बॉडी आप कह सकते हैं। दूसरे लफ्जों में आप वेजिकल इसको कह सकते हैं। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि ये जैसे जैसे माइक्रोस्कोप आती गई, एडवांस होती गई, तो इसका स्ट्रक्चर भी जो है ना वो एडवांस होता गया। इसको पहले थ्रेड लाइक बोला गया, फिर फिलामेंटस टाइप बोला गया, फिर इसको वेजिकल बोला गया। अब जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है वो उसमें कहते हैं कि ये फिंगर लाइक और वी कैन से रॉड शेप जो है ना, रॉड शेप्ड ऑर्गेनेली होती है प्यारे बच्चों। अच्छा, एक यहां से एक ये भी हाइपोथेसिस है कि माइटो को माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। एक तरह का माइटोसिस, एक तरह का लफ्ज बोल रहा हूं, एक तरह का माइटोसिस वाला प्रोसेस शो करता है, यानी कि एक से दो में ये क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है प्यारे बच्चों। सो वी कैन से कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। क्यों है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसका काम क्या है, इसका काम पहले मैं इसका काम बताऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा कि बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ अ सेल क्यों कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का एक काम है, ये एरोबिक रेस्पायरेशन के अंदर ना अहम रोल प्ले करता है। जब एरोबिक रेस्पायरेशन है तो इसने क्या प्रोड्यूस करना है, इसने प्रोड्यूस करना है एटीपी को। ठीक है, ये कैसे करता है आगे हमने पूरा फंक्शन पढ़ना है इसका। एटीपी आपको पता है एनर्जी करेंसी है, मेरे बोलने चलने सुनने फिरने हर चीज के लिए, हरकत करने तक एटीपी की जरूरत होती है प्यारे बच्चों। अच्छा, अब अगर एटीपी को ये क्या कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है, ठीक है, सिंथेसाइज कर रहा है, फिर स्टोर भी कर रहा है, ठीक हो गया। ये क्या करता है, सिंथेसाइज करता है और स्टोर करता है कि जब जब जरूरत होगी तब तब सेल को दी जाएगी, और फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट करता है दूसरे सेल्स को भी। तो ये तमाम तर चीजें एक बिजली घर का काम करती हैं, यानी कि पावर हाउस का काम करती हैं। तो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज बेसिकली पावर हाउस ऑफ अ सेल। एक सेल का ये क्या होता है, पावर हाउस होता है। उसके बाद अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टूडेंट्स इसका स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको आसान कर दें। इसमें ना दो मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं। एक मेम्ब्रेन का नाम है आउटर मेम्ब्रेन, ये कौन सी है, आउटर मेम्ब्रेन। लेकिन इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है प्यारे बच्चों, इसके अंदर मल्टीपल फोल्डिंग्स होती हैं, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो फोल्डिंग है, इनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी या क्रिस्टा का नाम देते हैं, ठीक हो गया। ये फोल्डिंग बेसिकली इतनी ज्यादा क्यों है, ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़ाया जा सके। वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, ये जो फोल्डिंग्स हैं ये बेसिकली इसके सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं। क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों यहां पर बहुत ज्यादा एंजाइम्स मौजूद है। अगर आप ये देखें ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये मैंने इसके एक क्रिस्टी के छोटे से पोर्शन को जो है ना वो निकाला है। इसके पोर्शन के अंदर आप देखें तो ये रेस्पायरेटरी चेन, जिसको आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का नाम देते हैं, उस वाली सारी की सारी प्रोटीन्स मौजूद हैं। और इसके पास एक पर्टिकुलर एंजाइम मौजूद है जिसका नाम है F1। इस F1 का दूसरा नाम है एटीपी सिंथेज। अब आप मुझे खुद बताएं एटीपी सिंथेज का काम क्या होगा। सिंथेज का मतलब होता है बनाने वाला। ये प्यारे बच्चों कम एनर्जी वाले कंपाउंड एडीपी को पकड़ेगा और उसको किस में तब्दील कर देगा, ज्यादा एनर्जी वाले कंपाउंड के अंदर, जिसका नाम क्या है, एटीपी। आप मुझे ये बताएं, जहां जहां मैं ये रेड स्पॉट लगा रहा हूं, इसका मतलब है कि यहाँ यहाँ क्या है, आपके पास एटीपी सिंथेज हैं। तो जितने ज्यादा एटीपी सिंथेज होंगे उतनी ज्यादा बेसिकली क्या होगी, एनर्जी की प्रोडक्शन होगी। तो ये फोल्डिंग बनाने का मकसद क्या है कि कम एरिया के अंदर ज्यादा एटीपी सिंथेज को या ज्यादा रेस्पायरेटरी एंजाइम्स को क्या किया जाए प्यारे बच्चों, समा दिया जाए, उसको उसके अंदर बंद कर दिया जाए। ये ऐसे ही समंदर को कूजे के अंदर बंद करने वाली बात है। तो नेचर ने यही किया, मल्टीपल एंजाइम इस मेम्ब्रेन के अंदर लगा दिए ताकि जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है वो एक ही जगह पर हो सके।
सो मेरे ख्याल में आपको इस पॉइंट की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसकी जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है इसके दरमियान एक स्पेस होती है, इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसका काम क्या होता है इंशाल्लाह जब हम बायोएनर्जेटिक्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे बता दूंगा। वैसे ये हाइड्रोजन आयंस की मूवमेंट में ये जो ना इधर आके इकट्ठे होते हैं फिर वापस चले जाते हैं फिर इधर इकट्ठे होते हैं, तो मल्टीपल चीजों के लिए ये जो है ना मल्टीपल पर्पसेस के लिए ये वाली जो है ना चीज ये वाली स्पेस इस्तेमाल होती है। अच्छा, उसके बाद इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, स्मूथ होती है, बट उसके पास छोटे छोटे सुराख होते हैं, इनको बोलते हैं पोरेंस। ये पोरेंस चीजों को आसानी के साथ अंदर आने देती हैं, ठीक है। इसमें आप समझ लें कि ये परमिएबल होती है बहुत सारी चीजों के लिए, लेकिन जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है ना ये सेमी परमिएबल होती है, ये बैरियर के तौर पे काम करती है। ये हर एक चीज को अंदर नहीं आने देती, ये सिर्फ काम की चीजों को अंदर आने देती है। क्योंकि आपको पता है आपके घर के अंदर आपके पास अगर जेवर है, दौलत है, तो आप क्या करेंगे, घर के अंदर एक कमरा जो सीक्रेट होगा उसको ढूंढेंगे, उसमें फिर एक सीक्रेट अलमारी होगी, उस सीक्रेट अलमारी के अंदर कुछ सीक्रेट लॉक होगा, उसके अंदर आप रखेंगे। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये जिसकी इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्यारे बच्चों क्या चीज मौजूद है, ये इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। यहां पर बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है क्रेब्स साइकिल। आपको पता है कि क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, एनर्जी को लिया जाता है, पायरोविक एसिड को तोड़ तोड़ के उससे एटीपी, एनएडीएच और एफएडीएच बनाए जाते हैं। ये किसके अंदर होता है, क्रेब्स साइकिल में। यहां पर लिख देता हूं, इससे एटीपी बनाई जाती है, एनएडीएच बनाए जाते हैं और FADH2 जो है ना ये बनाए जाते हैं। ये केमिकल एनर्जी जो कहां से आ रही है, ग्लूकोज से, ठीक हो गया। तो ये कहां पर चल रहा होता है, इसके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर चल रहा होता है। इसके मैट्रिक्स के अंदर क्या चीज मौजूद है प्यारे बच्चों, इसका अपना डीएनए मौजूद है, इसकी अपने मैसेंजर आरएनए और दूसरे आरएनए मौजूद है, राइबोसोमल आरएनए। तो इस वजह से इसके अपने राइबोसोम्स भी मौजूद हैं, तो ये अपनी प्रोटीन खुद बनवा सकती है। तो अब आप खुद देख लें कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसके पास अपना डीएनए, अपना आरएनए, अपने प्रोटीन्स हों, उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है। इसी वजह से हमने बोला कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली होती है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये सेल्फ रेप्लिकेशन जो है ना वो कर सकती है, ठीक हो गया। सो ये सेल्फ रेप्लिकेशन का प्रोसेस करती है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। दूसरा मैंने आपको बोल दिया ये पावर हाउस ऑफ अ सेल होती है। डन हो गया यहां तक। उसके बाद प्यारे बच्चों इसके अंदर एक और रिएक्शन चलता है, वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वो ये इस NADH को तोड़कर, FADH को तोड़कर एक चीज बनाई जाती है, उसका नाम क्या है, ATP। उसके बाद हमारे पास आता है कि ये जो इसके पास अपने राइबोसोम्स हैं, स्पेशली ये कौन से होते हैं, इसके जो राइबोसोम्स होते हैं प्यारे बच्चों वो 70S होते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल वाले राइबोसोम होते हैं। हमारे कौन से, पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, हमारे अंदर तो 80S होते हैं। तो यहां पर एक नया हाइपोथेसिस, एक नई चीज जो है वो सामने आई, जिसको बोलते हैं एंडोसिम्बायोंट। एंडोसिम्बायोंट, ठीक है। एक एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी आई थी, उसके मुताबिक सेल विद इन अ सेल वाला कॉन्सेप्ट आ गया, सेल विद इन अ सेल, कि सेल के अंदर एक सेल जो है ना प्यारे बच्चों वो क्या है, मौजूद है। डन हो गया। वो इस तरह से क्या हुआ, कहते हैं कि एक बड़ा सा प्रोकैरियोटिक सेल था, उसने इस छोटे प्रोकैरियोटिक सेल को इनगल्फ कर लिया। तो ये जो छोटा प्रोकैरियोटिक सेल है ये कहता है यार तुम मुझे ना मारो नहीं, मुझे किल मत करो, आई विल मेक एनर्जी फॉर यू, आपके लिए मैं क्या बनाऊंगा, ATP बनाऊंगा। तो बड़े सेल ने कहा चलो ठीक है, अगर तुम मेरे लिए एनर्जी बना सकते हो तो मैं तुम्हें शेल्टर दूंगा, हिफाजत दूंगा, बाकी तमाम चीजों से बचाऊंगा। तुमने मुझे एनर्जी देनी है, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा। तो दोनों में क्या हुई, एक मीटिंग हो गई, दोनों में मुशावरात तय पा गया और अल्टीमेटली दोनों के अंदर जब ये मुशावरात तय हुए तो दोनों सेल्स ने एक दूसरे के साथ इकट्ठा रहना शुरू कर दिया। तो उस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो वजूद में आया, जो कि एक यूकैरियोटिक सेल की ऑर्गेनेली है। बट इसके खद्दोखाल देखे जाएं तो ये आपको प्रोकैरियोटिक सेल ही दिखता है, बट कहां पर मौजूद है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। और यही बात है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फिर किस चीज पर डिपेंड कर रहे होंगे, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड करते हैं फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आजकल मैं जिम नहीं कर रहा, मिसाल के तौर पर,
तो मेरे मसल्स भी दरमियाने दरमियाने से हैं। जब मैं जिम करूंगा, आज शुरू कर देता हूँ, लगातार 1.5 साल में जिम करता हूँ, तो मेरे मसल्स बड़े बड़े हो जाएंगे, मैं जल्दी थकूंगा नहीं। मजदूर जल्दी नहीं थकते, हम टीचर्स वगैरह थक जाते हैं। रीजन, वो काम करने के आदी होते हैं, उनके सेल्स के अंदर, मसल सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का लेवल ज्यादा हो चुका होता है। माइटोकॉन्ड्रिया खुद को डिवाइड कर करके ज्यादा बना देते हैं। क्यों? क्योंकि सेल को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। यही वजह है प्यारे बच्चों कि फिजिकल एक्टिविटी डायरेक्टली डिपेंड्स करती है, डायरेक्टली क्या करती है, डिपेंड करती है माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स के ऊपर। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा और कुछ चीज हमारी रह भी नहीं गई होगी। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।